Hello friends, welcome to my channel A to Z Banking and Technology. So today we'll discuss on the topic how to do PD of livestock, dairy farm और ये जो गाय और भैंस वाले केसेस आते हैं उनकी हम कैसे पीडी करें. So first of all we need to understand that this type of cases generally comes in the affordable segment and इस सेगमेंट में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई रिटर्न में कोई कच्चा चिट्ठा वगैरह होता है प्लस कोई डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल्स इनकम वगैरह नहीं आती है. सो बेसिकली अफोर्डेबल केस की पीडी होती है 90% केसेस में. 10% ऐसे केसेस आ सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा डेयरी फार्म चल रहा हो, जहाँ 100 या 200 की संख्या में कैटल्स रखे गए हों जिनकी पीडी के जगह पे हम जाते हैं, तो उनके हमें फाइनेंशियल्स अच्छी तरह मिल भी सकते हैं. सो अगर हम बात करें अफोर्डेबल सेगमेंट की पीडीज़ की, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट की पीडी है वो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस और गट फीलिंग की बेसिस पर डिसीज़न लिया जाता है. तो जनरली इसमें आपको मिलेंगे कुछ 10 से 15 गाय या भैंसें होती हैं इनमें, और एक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रेजी कम ऑफिस सेटअप मिलेगा जहाँ पे आपको रेजिडेंस पे ही वो इन गाय भैंसों से तो मिल्क फैच कर रहे होंगे प्लस उसे मार्केट में सेल कर रहे होंगे. तो इस टाइप की पीडी करने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो जो गाय और भैंसें हैं उनकी ऑनरशिप रियलिटी में उतनी है या नहीं है. बिकॉज ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहाँ पे आपको बोला जाए कि 10 कैटल्स हैं मेरे पास और पड़ोसी की कैटल्स को अपने यहाँ पे लाके बांध दिया जाए और ड्यूरिंग योर पीडी दे कैन शो यू एज ए ऑन कैटल. सो इस चीज़ से आपका डायरेक्ट जो है इनकम पे इम्पैक्ट होगा और इसकी इनकम इन्फ्लेट हो सकती है. तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जो कि मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. एक है डॉक्यूमेंटेज वाइज और एक है आपका फिजिकल टैक्टिक्स के बेसिस पे. सो आज हम बात करेंगे कि कैसे उन दोनों तरीके से हम ये एसेस कर सकते हैं कि जो हमारा केस है वो कितना डूएबल है, इनकम वाइज कितना स्ट्रांग है और क्या चांसेस हैं कि वो हमारे डिफ़ॉल्ट ना हो. सो लेट्स start basis of the point I have prepared. So before I go into presentation, I would request everyone who is looking at this video kindly subscribe my channel and like this video so that I can bring more and more video on basis of our daily requirements, and it will encourage me to make some more meaningful and relevant videos. So let's start our PPT. Okay, so let's start with our PPT now. So as you can see in the PPT, there are 2-3 parameters. One is assessing your case basis of the document wise, then your assessment of the case basis of the physical points. So let's start with the point number 1. That's the gathering information. So gathering information is kind of like when you are going to the PD and before reaching to the customer place, you have to gather the information about the customer from your neighbor and nearby available person. So इसे हम बोलते हैं TPC वेरिफिकेशन एंड नेबर चेक ऑल्सो. सो जब भी आप किसी ऐसे केस पे पीडी करने पे जा रहे हैं, इनफैक्ट नॉट इसी केस पे, किसी भी जनरल केस पे भी अगर आप पीडी करने जा रहे हैं तो आपका TPC कन्फर्मेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो TPC कन्फर्मेशन क्या है? थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बोलते हैं हम इसे. तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में हम उनके नेबर से या जो उनके आसपास लोग रहते हैं उनसे ये वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो जेन्युइन है या नहीं है, या फेक सेटअप तो नहीं है, या किसी और के बिज़नेस को अपना बिजनेस दिखाना चाह रहा है, और उसका जो एक सोशल लाइफ स्टाइल है वो कैसा है. क्योंकि जनरली क्या होता है, जो पड़ोसी होते हैं वो उसके सोशल लाइफ और उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वो आपके डिसीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. उनका फीडबैक आपके डिसीजन को काफ़ी मदद दे सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में हम बेसिकली TPC कन्फर्मेशन के दौरान उनसे ये पूछेंगे कि ये जो कैटल का जो बिज़नेस करते हैं, ये जो डेयरी फार्म या इन्होंने जो गाय भैंस पाली रखी हैं, तो वो नंबर ऑफ़ भैंसें कितनी है. तो जनरली जो पड़ोसी होते हैं वो जानते हैं कि इनकी 10 भैंसें हैं, इनकी 5 भैंसें हैं, बिकॉज वो डेली अप एंड डाउन, कभी उनको सैर के लिए लेके जाना या कभी उनको झोड़ में आसपास नहलाने लेके जाना, उस टाइम पे वो ट्रैवल के टाइम पे वो जनरली जानते रहते हैं कि इतनी भैंसें हैं. और क्या होता है कि वो लोग वहाँ से डेली मिल्क परचेज भी करते होंगे, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कितनी भैंसें हैं और उनकी क्या कंडीशन है.
सेकेंडली आप एक जनरल तौर पे उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर वो कितना कमा लेते होंगे इस बिज़नेस से। तो मोटा मोटा एक पड़ोसी को आजकल दूसरे पड़ोसी की इनकम का आइडिया आपसे ज़्यादा रहता है, तो वो आपको एक राउंड फिगर दे सकते हैं कि हाँ जी इतना तो कमा ही लेते होंगे। प्लस आप उनके रिपेमेंट बिहेवियर से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे ये भी पता कर सकते हैं कि कभी कोई बैंकर वगैरह के साथ इनका कोई लेन देन या कलेक्शन में कोई विजिट तो नहीं हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस कैटल पीडी, इन ऑल अदर केसेस ऑल्सो यू कैन वेरीफाई द सेम थिंग। सो तो डॉक्यूमेंट वाइज में हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा कि रजिस्ट्रेशन और एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हमारा ये मतलब है कि जो लाइफ स्टॉक होती हैं, जैसे गाय भैंस हो गई या फिर आपके पिग्स हो गए, इनकी जो एक रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी होती है वहाँ के लोकल लाइफ स्टॉक अथॉरिटी के द्वारा या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। सो जब हम कैटल और गाय भैंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इनके लोकल अथॉरिटी में उनका रजिस्ट्रेशन अवेलेबिलिटी के चांसेस होते हैं। ये आपको जो मेट्रोज़ और नियर बाय मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे मिल पाएंगे, बट विलेज एरियाज़ में और टायर 2 टायर 4 सिटीज़ में आपको ये अवेलेबिलिटी के चांसेस बहुत कम होंगे। सो उन केसेस में हमें क्या करना है, उन केसेस में हमें अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है जहाँ पे हम बात करते हैं कि उन केसेस का ब्रांडिंग और ईयर टैगिंग आपको मिलता है। आजकल क्या हो गया है कि हर जो फार्मर है या विलेजर है जो कि इस कैटल के बिजनेस में है, फार्मिंग या मिल्क बिजनेस में है, वो अपने कैटल्स में एक ब्रांडिंग और ईयर टैगिंग करते हैं जो कि उनके आइडेंटिफिकेशन होती है उनकी, प्लस उनमें जीपीए टैगिंग होती है जिससे वो अगर कहीं रास्ता भटक जाते हैं या कहीं और डिफरेंट लोकेशन पर भूल के चले जाते हैं तो उनकी लाइव लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सके। प्लस वो आपके इंश्योरेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो सेकंड हमारा पॉइंट ये भी आता है कि जो हमारा एक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, आजकल बहुत ही ये फेमस हो गया है कि हर कैटल का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नॉट अनिवार्य बट येस इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम टू रिकवर मनी इन केस ऑफ कैटल हैज़ इन अननेचुरल डेथ्स। सो फार्मर्स आज के डेट में काफ़ी लाइक विलेजर्स और ये डेयरी फार्म वाले काफ़ी ही सतर्क हो गए इस चीज़ को लेके और वो अपने कैटल की एक इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट से आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि कैटल जो है वो उनसे बिलोंग करता है या नहीं करता है। प्लस आप इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट से उसकी काउंटिंग भी ईजिली कर पाएंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि परचेज रिसीट एंड ट्रांजेक्शन डिटेल और ट्रांसफ़र डिटेल। सो परचेज रिसीट में क्या होता है, जैसे भी आप कोई कैटल परचेज़ करते हैं किसी प्रीवियस ओनर से, तो एक खरीद पड़त की एक लिखित होती है जिसमें हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, और या फिर जनरल एग्रीमेंट में बात करें तो उसकी एक ट्रांसफ़र ऑफ कैटल ओनरशिप भी बोल सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट से भी आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपके पास कस्टमर के पास अवेलेबल होता है। तो डॉक्यूमेंट वाइज में हमारे पास यही 4 पॉइंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लोकल अथॉरिटी में भी उनकी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से भी आप लोकल अथॉरिटी से उनकी डिटेल्स वेरीफाई करवा सकते हैं अगर आपके अच्छे सोर्सेज हैं, या फिर अपना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर वो ईज़िली अवेलेबल है। सेकंड बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसके इंश्योरेंस को वेरीफाई करें। इंश्योरेंस अगर उन्होंने करवा रखा है तो उस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड, उसमें आप उनकी ईयर टैगिंग के बेसिस पे भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑनरशिप किससे बिलोंग करती है। फोर्थ अपना यही है कि आप उसमें जो परचेज़ रिसीट्स हैं, जो आपने कैटल परचेज़ करी है, उसकी अगर आप उनके पास कोई ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट हो या ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट हो तो आप उस चीज़ से भी उस कैटल की ऑनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं, प्लस उसकी काउंटिंग को भी चेक किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट काफ़ी केसेस में आपको नहीं मिलेगा, जो कि टायर 2 टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में आपके पास कस्टमर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड और टैक्टिक्स, बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आप उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करें। विजुअल इंस्पेक्शन से मेरा मतलब ये है कि जब आप विजिट पर जाते हैं तो वहाँ पे जो स्पेस जहाँ पे उनको रखा जाता है उसको वेरीफाई कीजिए कि वो कितने बड़े स्पेस में बैठे हैं और कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ़ कैटल्स उनके पास डिक्लेयर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि किसी कस्टमर ने आपको बोला कि उनके पास 10 गाय और 10 भैंस है, तो टोटल 20 कैटल्स का रखने और उनके रहने बैठने का स्पेस उस फिजिकल एरिया में आपको इस्टेब्लिश दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सेकेंडली, आप उस चीज़ में ये भी जाके वेरीफाई कीजिए कि वो जो उनके रखने का तरीका है
वो किस तरह से आप मेंटेन किया हुआ है, किस तरह से उसमें रखा गया है, प्लस उससे आपको उनकी हेल्थ कंडीशन का भी आइडिया लग पाएगा। तो जिससे आप जब विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना स्पेस है, क्या क्वालिटी मेंटेन करी हुई है उन्होंने, किस ब्रीड की गाय और भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि विजुअल इंस्पेक्शन दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक काउ बफेलो और काउ बफेलो टू वेरीफाई इट्स कंडीशन, ब्रीड, हेल्थ केयर एंड फीड स्टॉक। अब हम बात करते हैं स्पेस वर्सेस अवेलेबल कैटल। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पेस से या उसके अवेलेबल स्पेस से उसकी क्वांटिटी का आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और स्पेस कम है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अपने कैटल्स को आपको इन्फ्लेट करके बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है। थर्ड अपना पॉइंट आता है जो उनके खाने का जो एक नाद बोल दीजिए या यूटेंसिल बोल दीजिए, जो भैंसों और गायों को खिलाने के लिए एक नाद बनी होती है, वो नाद का स्पेस कितना है और वो अगर हम नंबर में काउंट करें तो कितनी अवेलेबिलिटी है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो इसमें नाद डिफरेंट तरीके के हैं, जिसमें एक रॉ के अंदर नाद है, एक प्लेटों की तरह नाद है। तो अगर एक रॉ के अंदर नाद है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस रॉ में कितनी भैंसें एक टाइम पे खड़ी हो सकती हैं। इसको वेरीफाई करने का लॉजिक बेसिकली ये है कि आप जब भी किसी गाय या भैंस को जब खाना फीड कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सभी को एक ही साथ दिया जाता है। ऐसा बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि हम उनको शिफ्ट में खिलाएं कि 2 अभी खिला दी, 2 बाद में खिला दी, 2 उसके बाद खिला दी। तो इससे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अवेलेबल नाद है उसमें एक टाइम पे कितने भैंसे या गाय को खाना खिलाया जा सकता है। तो इससे आप उसकी रियल क्वांटिटी को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो उनके बांधने के कुट्टे हैं, जिसे हम टाई शेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्योंकि जो कैटल्स होते हैं अगर उन्हें बांध के ना रखे जाए तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए हमें फार्मर्स क्या करते हैं, उन्हें बांध के कुट्टे से रखते हैं। तो जो एरिया आपके पास दिखाया गया है उस एरिया में आपको इंटेलिजेंटली वेरीफाई करना है कि कितने कुट्टे बंधे हुए हैं। उससे आपको ये वेरीफाई हो सकता है कि अगर 10 कुट्टे बंधे हैं तो 10 भैंसें होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कस्टमर बोले कि 10 कुट्टे हैं, एक में मैं 2 बांध देता हूँ, एक में 3 बांध देता हूँ। तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने स्पेस उस खूटे के आसपास है, क्योंकि ये अगर स्पेस कम है और खूटा ऐसा बनाया गया है जहाँ पे एक से ज़्यादा बंदा नहीं खड़ा किया जा सकता, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एक्चुअल में गाय या भैंस होंगे उस केस में। चलिए नेक्स्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन टैक्टिक्स है। जनरली क्या होता है, जब भी आप गाय भैंस की मिल्किंग या उसका दूध निकालने जाते हैं तो वो किसी भी अननोन पर्सन को कभी अपने थन को टच नहीं करने देती। तो अगर कस्टमर आपका ये बोलता है कि हाँ जी मैं या मेरी वाइफ मिल्क फैचिंग करती हैं इनसे, तो आप उनसे बोलिए एक बारी मेरे को मिल्क निकालने का तरीका बता के दिखाइए, कैसा होता है, कैसे निकलता है, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो एप्लीकेंट या कोप्लिकेंट या उसकी वाइफ जो भी होंगी वो जब निकालने जाएंगी, अगर वो उनसे डेली मिल्क फैच नहीं करती होंगी उन कैटल से, तो वो ईजिली उनको अपने थन को टच नहीं करने देंगी और वो उनको इवन हिट भी कर सकती है। तो इस मोमेंट को देख के आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनका वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैटल ये हमारी है या फिर हम डेली इससे मिल्क फैच करते हैं, तो उस चीज़ को आप इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जिससे हम अपना फिजिकल टैक्टिक्स के बेसिस पे या फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर से दोबारा पॉइंट ये रिपीट कर देता हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में मैंने जैसा आपको बताया कि आपको चीज़ें वेरीफाई करनी है, कितने कैटल है, कितना स्पेस है, क्या फिर कंडीशंस है उनकी, किस टाइप के ब्रीड के कैटल्स उन्होंने रखे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा जिसमें हम बोल रहे हैं कि कैटल का स्पेस वर्सेस काउंट। स्पेस वर्सेस काउंट में हमें बेसिकली ये चेक करना है कि कितना स्पेस है और कितने कैटल्स रखे हुए हैं। थर्ड हमारा पॉइंट हमने आपको बताया कि जो उनके खूटे हैं बांधने के वो कितने हैं और आपके कैटल्स कितने हैं वो आपको क्रॉस चेक करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि मिल्क फैचिंग बाय द रियल ओनर। तो मिल्क फैचिंग में हम ये बोल रहे हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे गाय और भैंस का मिल्क निकाल रहा है, फैच कर रहा है, वो बंदा जब भी उनको टच करेगा तो उन पर जो उनका रिएक्शन होगा वो कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ से आपको उसकी ऑनरशिप भी वेरीफाई हो जाएगी।
तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अदर पॉइंट्स की तरफ, जिसमें हम बोलते हैं कि हम उसके इसकी असेसमेंट कैसे करें, उसके इनकम को कैसे एनालाइज करें। तो जब हम इनकम एनालाइज की बात करते हैं तो हमें बेसिकली ये चेक करना होता है कि वो डेली कितना मिल्क देती हैं। तो ये डेली कितना मिल्क देती हैं ये आपको डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे जो गाय और भैंस अवेलेबल है कस्टमर के पास, उसमें से कितनी गाय और भैंस अभी फ़िलहाल दूध दे रही हैं। क्योंकि काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ गाय भैंस उस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान गाय भैंस दूध नहीं दे पाती हैं, तो आपको उन्हें अपने मिल्क कैलकुलेशन के उससे हटाना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम कि कस्टमर हमें डिक्लेयर कर रहा है 10 भैंसें हैं और उसमें से 8 अभी दूध दे रही हैं। तो हमें 8 के एक ट्रेंड पूछना होगा कि जनरली एक जो भैंस है वो कितना दूध देती है। तो जैसा जनरली हम देखते हैं कि एक जो गाय और भैंस है वो जो गाय है वो 6 से 30 लीटर तक का दूध जनरल दे सकती है, बट डिपेंड्स ऑन कि किस ब्रीड की है, किस क्वालिटी में मेंटेन है, किस हेल्थ कंडीशन क्या है, प्लस फीडिंग के लिए क्या रॉ मटेरियल उसको दिया जाता है। सिमिलरली जो भैंस है वो 5 से 16 लीटर तक का दूध दे सकती है। अगेन उस पर भी यही सारी फॉर्मेलिटीज़ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि कैसी कंडीशन है, किस ब्रीड की भैंस है और क्या उसको फीडिंग के लिए दिया जाता है। तो ऑन एवरेज अगर हम ये पकड़ के चलते हैं कि एक भैंस जो है 7 से 8 लीटर या मैक्सिमम हम मान के चलते हैं 10 लीटर अगर एक भैंस दिन में दूध देती है 2 टाइम, तो मोटा मोटा अगर हम इसी एग्जांपल को बात करें तो 8 भैंसें हमें 80 लीटर दूध डेली देंगी। तो कस्टमर अगर आपको ये डिक्लेयर कर रहा है कि भैया मैं 100 लीटर दूध बेचता हूँ, तो आपको उनसे हर भैंस का एक बारी वर्बली वेरिफिकेशन करना है कि भैया बताओ कितनी भैंस कितना कितना दूध देती है। प्लस आप उसको उसे कंजर्वेटिव बेसिस में आपको, अगर उन्होंने 100 लीटर डिक्लेयर किया तो आपको एज ए कंजर्वेटिव उसे 80 या 75 लीटर ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि रियल आप तभी बता पाएंगे जब आप शाम को फैचिंग के टाइम पे उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसका दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि अगर वो कस्टमर ये कहता है कि हम 80 लीटर दूध फैच करते हैं डेली, तो आपको ये चेक करना है कि 80 लीटर को स्टोर करने के लिए उनके पास क्या यूटेंसिल्स अवेलेबल हैं, क्या साधन उनके पास अवेलेबल हैं कि 80 लीटर को वो कहाँ स्टोर करके रखते हैं। तो उनके जो ड्रम या डोलू जिसे बोलते हैं, ड्रम अगर आपके इतने बड़े हैं या इतनी क्वांटिटी में है कि वो उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि वो 100 लीटर बोल के उसके पास 10-10 लीटर के 2 ड्रम ही हैं या 10-10 लीटर के 5 ड्रम ही हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि उसमें 50 लीटर से 60-70 लीटर के ऊपर दूध नहीं निकलता है, क्योंकि वो ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो निकाले और बेचता जाए। ये आपके विलेज एरिया में फिर भी एक बार को पॉसिबिलिटी है, बट जो थोड़े से भी स्टैंडर्ड है या थोड़े से भी जिनकी नंबर ऑफ़ कैटल ज़्यादा है, वहाँ इस चीज़ की फिजिबिलिटी कम है। तो अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं कि इस चीज़ को और एक तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है, जिसमें हम उनके कच्चे रिसीट्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि कच्चे में अगर कहीं वो डायरी या किताब या बुक मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें कितना उन्होंने शो किया हुआ है, और वो लास्ट 6 मंथ्स में उनसे बुक्स की आप डिमांड कर सकते हैं कि कोई रिसीट वगैरह या कोई कच्चा बही खाता उन्होंने बना रखा है तो उसका वो शो कर दें, जिससे आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंट के जो बही खाते या कच्चा रिसीट्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं, उन्हें लोन पर्पस के लिए बनाया भी जा सकता है। बट आप 6 मंथ्स या 1 साल की अगर उसकी ट्रैकिंग को देखेंगे तो उससे आपको जेन्युइनिटी का काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप उनसे जो रॉ मटेरियल वो परचेज़ करते हैं, जिसे हम चारा बोलते हैं या दाना बोलते हैं, वो चारा या दाना कहाँ से लेके आ रहे हैं। अगर 10 भैंसें हैं तो उन्हें काफ़ी बल्क में उसे ला के स्टोर करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के वेंडर का आप रेफरेंस नंबर ले लीजिए, उसके बिल्स को आप चेक कीजिए कि भाई वो वीकली या आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़ या 15 डेज़ में कितना माल परचेज़ करता है और उसे कैसे स्टोर करता है, प्लस वो उसका जो बिल का रिसीट है वो कैसे मेंटेन करता है। पेमेंट जो है बैंक से देता है या कैश से देता है। अगर कैश से देता है तो आप उस वेंडर का नंबर लीजिए और उससे आप टीपीसी कंफर्मेशन या उससे आप उसके स्टॉक की वेरिफिकेशन और मंथली सेल को भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके सेल्स को वेरीफाई करने का और भी तरीका है, जैसे आप उसके रेगुलर कस्टमर का रेफरेंस ले सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं और उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और उनसे डेली खपत और उनकी टोटल जो कैटल्स हैं उनके नंबर्स प्लस
उनकी टोटल मिल्क कैपेसिटी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो किसी कंपनी को सप्लाई करते हैं मिल्क, तो उसमें आप उनकी कंपनी वालों को भी टीपीसी कंफर्मेशन के दौरान उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, बिकॉज इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज ये जो अफोर्डेबल सेगमेंट है और ये जो पर्टिकुलर डेयरी और जो कैटल के केसेस हैं, इसमें आप अपने गट फीलिंग के बेसिस पे और ये जो मैंने आपको 10-12 स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप एक्चुअल असेसमेंट कर सकते हैं और एक फाइनल निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि आपको उसे कितना देना है, कैसा देना है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है। इस पे आपके अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का कोलेट्रल आपको आ रहा है, बिकॉज ये तो एक इनकम पोर्शन की बात होगी जहाँ पे आप इस चीज़ के इनकम कैपेसिटी को वेरीफाई कर रहे हैं और उसकी इनकम को की जेन्युइनिटी को वेरीफाई कर रहे हैं। बट जब हम बात करेंगे कि ओवरऑल केस सैंक्शनिंग की, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि ओवरऑल केस का स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं इसी केस में अगर बात करूँ कि कोई कस्टमर आपको इसमें 20 लाख की या 30 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है, तो आपका इसमें या फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 50 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है और आपसे 10 लाख रुपए का लोन मांग रहा है, तो आपकी जो LTV है इसमें हार्डली 20% जा रही है। तो 20% LTV के केस में आप इस इनकम में लीनियंसी या आप एक यू कैन से लाइक थोड़ी सी ढीली अप्रोच भी रख सकते हैं, ताकि कस्टमर को आप अपने बुक में शामिल कर पाएँ, ताकि आप कस्टमर को रिटेन कर पाएँ। तो अब जब आप इस पर फाइनल कॉल लेते हैं, तो आपको इसमें उसकी कोलेट्रल की वैल्यू, कोलेट्रल की मार्केटेबिलिटी, उसका लीगल, उसका स्ट्रेस वैल्यू, इन सब को कंसिडर करना है, प्लस उसके सिविल को, उसकी रीपेमेंट बिहेवियर को, और जैसे मैंने अपनी अलग वीडियोस में भी सेपरेट वीडियोस में बताया हुआ है कि पीडी के दौरान हमें क्या क्या चीज़ वेरीफाई करना चाहिए, प्लस केस प्रोसेसिंग के दौरान हमें किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, उसके बेसिस पर आप इसे फाइनल कॉल ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट के इससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के द्वारा और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। थैंक यू वंस अगेन।